तो चलिए आज बात करते हैं भीष्म साहनी के मशहूर नॉवल तमस की और इसके शुरुआती पन्नों से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक पूरे शहर को नफरत की आग में झोंकने की साजिश रची जाती है। कहानी की शुरुआती होती है एक गहरे अफसोस और डर से भरी इस लाइन से। सोचिए, एक ऐसा काम जो करने वाले के दिल में ही खौफ भर दे और एक ऐसे माहौल को जन्म दे जहां सब कुछ सब कुछ दांव पर लग जाए। और यही सवाल हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाते हैं। एक ऐसा राज जिसकी परतें धीरे धीरे खुलती हैं और हमें उस अंधेरी खाई में ले जाती हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कहानी की शुरुआत ना बहुत ही छोटे लेवल से होती है। एक अकेला आदमी और उसे दिया गया एक काम, एक ऐसा काम जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन जाता है। तो ये है नत्थू, पेशे से एक चमार, जिसका काम है मरे हुए जानवरों की खाल उतारना। पर उसे जो काम सौंपा गया है वो सिर्फ अजीब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसे एक जिंदा सुअर मारना है, और वो भी एक मुस्लिम मोहल्ले में, मतलब एक ऐसी जगह जहां ये काम एक चिंगारी भड़काने के लिए काफी था। अब जरा इस डील को देखिए। एक तरफ है मुराद अली, जो एक असरदार आदमी है, और वो नत्थू को एक बड़ा मामूली सा बहाना देता है। लेकिन असली खेल तो उस 5 रुपए के नोट का है, कड़कड़ाता हुआ नोट, जो नत्थू को ये खतरनाक काम करने पर मजबूर कर ही देता है। और ये जो स्ट्रगल है ना, ये सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये नत्थू की लाचारी को दिखाता है। साफ पता चलता है कि वो इस काम के लिए बना ही नहीं है। वो घुटन भरी बदबूदार झोपड़ी, सुअर के साथ उसकी वो लड़ाई, हर एक पल उस खौफ को और गहरा करता जा रहा है जिसका वो अब एक हिस्सा बन चुका है। पूरी रात की ये टाइमलाइन देखिए, ये नत्थू की बढ़ती हुई निराशा को दिखाती है। आधी रात से लेकर सुबह होने तक वो एक ऐसे काम में फंसा है जो उससे हो ही नहीं रहा है, और जब आखिरकार वो काम पूरा होता भी है तो वो किसी जीत जैसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी और बड़ी अनहोनी की शुरुआत हो रही हो। तो जहां एक तरफ नत्थू अंधेरे में ये सब कर रहा है, वहीं चलिए देखते हैं कि शहर के दूसरे हिस्से में क्या चल रहा है। अब कहानी का फोकस एक छिपे हुए काम से हटकर पब्लिक में हो रही चीजों पर आता है, और ये जो फर्क है ना, ये बहुत कुछ कहता है। एक तरफ नत्थू का वो घिनौना काम और दूसरी तरफ शहर के नेताओं की हरकतें। तो यहां हमारी मुलाकात होती है लोकल कांग्रेस कमेटी के कुछ बड़े चेहरों से। पहली नजर में तो लगता है कि ये सब आजादी के सिपाही हैं, लेकिन बहुत जल्द ये साफ हो जाता है कि ये ग्रुप अंदरूनी लड़ाइयों और आपसी झगड़ों से भरा पड़ा है। ये नेता बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े बड़े उसूलों की, लेकिन इनकी असली एनर्जी कहाँ जा रही है? छोटी मोटी लड़ाइयों में और एक दूसरे से पुराना हिसाब बराबर करने में। इन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि शहर में एक असली खतरा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और बस यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। अब सारे अलग अलग धागे एक दूसरे के पास आने लगते हैं। उनका ये फैसला, जो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, एक नेक काम लगता है, वही उन्हें अनजाने में सीधे टकराव के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देगा। अब सीन को थोड़ा और जूम आउट करते हैं और बड़े लेवल पे देखते हैं। शहर के लोगों और नेताओं के ऊपर भी एक ताकत बैठी है, ब्रिटिश हुकूमत, जो इस पूरे सिचुएशन पर ऊपर से नजर रखे हुए है। और ये है रिचर्ड, ब्रिटिश डेप्यूटी कमिश्नर। अब ये इंडिया पर राज तो करता है, लेकिन इसके लिए ये देश एक म्यूजियम से ज्यादा कुछ नहीं है। उसे यहाँ के इतिहास में, यहाँ की कला में दिलचस्पी है, पर यहाँ के लोगों से उसे कोई असली लेना देना नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। रिचर्ड अपनी पत्नी लिजा से एक बात कहता है जो पूरी ब्रिटिश स्ट्रैटेजी की जड़ को खोल कर रख देती है। डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो की जो पॉलिसी थी ना, उसका इससे साफ खुलासा और क्या हो सकता है। देखिए, रिचर्ड के लिए यहाँ के लोगों को समझना कितना आसान है। वो बस नामों के आधार पर सबको बांट देता है। रोशनलाल है तो हिंदू और रोशनदीन है तो मुसलमान। इससे पता चलता है कि वो समाज की गहराई को नहीं समझना चाहता। वो तो बस उन दरारों को देखता है जिनका वो फायदा उठा सकता है। और यहीं पर रिचर्ड का फाइनल कंक्लूजन आता है। दो गुटों के बीच झगड़े से जो पॉलिटिकल फायदा होता है, उसको लेकर उसकी ये जो ठंडी सोची समझी बेफिक्री है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। उसके लिए तो लोगों का आपस में लड़ना उसकी अपनी सत्ता की सेफ्टी की गारंटी है। तो अब कहानी के सारे धागे एक जगह आकर मिलने वाले हैं। नत्थू का वो छिपा हुआ काम अब एक पब्लिक तमाशा बनने वाला है, एक ऐसा तमाशा जो हिंसा की आग भड़का देगा। और यहां से टेंशन बढ़ना शुरू होती है। कांग्रेस वालों को समझ ही नहीं आता कि ये अचानक हुआ क्या।
अरे अभी थोड़ी देर पहले तो मोहल्ले के लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, और अब वही लोग उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। माहौल में ये जो अचानक बदलाव आया है, ये किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा है। और इस पूरे संकट का जो सेंटर पॉइंट है वो है ये जगह, मस्जिद की सीढ़ियां। ठीक यहीं पर शहर की शांति भंग करने वाली वो चीज रखी हुई है। और फिर सच सामने आ जाता है। यही वो चिंगारी है जो नत्थू के काम को, कांग्रेस वालों के नेक इरादों को और रिचर्ड की ठंडी पॉलिटिक्स को एक साथ जोड़ देती है। एक मरा हुआ सुअर जिसे जानबूझकर एक भड़काने वाली जगह पर फेंका गया है। इस खोज का असर फौरन होता है। टेंशन एकदम से बढ़ जाती है और दोनों समुदाय अब शांति की बात नहीं कर रहे। नहीं, अब वो आने वाली हिंसा की तैयारी में लग गए हैं। जरा ये हिदायतें सुनिए। ये किसी आम जिंदगी से निकलकर सीधे सीधे जंग की तैयारी करने जैसा है। खौलता हुआ तेल, दहकते हुए कोयले, ये दिखाता है कि भरोसा कितनी तेजी से टूट सकता है और डर कितनी जल्दी इंसान को जानवर बना सकता है। और ये नंबर इस तैयारी को और भी पक्का कर देता है। सिर्फ एक घटना हुई है और 200 लाठियां खरीदने का ऑर्डर चला गया है। मतलब साफ है, अब समुदाय बातचीत के लिए नहीं, लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि शहर में लगी इस आग के लिए असली जिम्मेदार कौन है? क्या वो नत्थू है जिसने चंद पैसों के लिए ये काम किया, या मुराद अली जिसने ये साजिश रची, या फिर वो नेता जो अपनी छोटी मोटी लड़ाइयों में ही खोए हुए थे, या वो हुक्मरान जो अपनी प्रजा को आपस में लड़ता देख महफूज महसूस करता है? थॉमस हमें एक बात साफ साफ दिखाता है कि नफरत की आग कभी अपने आप नहीं लगती, उसे बड़ी साजिश और सावधानी से लगाया जाता है।